हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। और आज हम लोग बच्चे एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सो क्लास 12th हमारी शुरू हो रही है। 11th तक आप सभी ने पढ़ा है और 11th काफ़ी अच्छी सारे बच्चों को आई होप समझ में आई हो। अब हम जो शुरुआत करेंगे बच्चे वो करेंगे क्लास 12th की। और सबसे पहला चैप्टर जो 12th का हुआ करता था दैट वाज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो बच्चे अब हट चुका है। तो अब आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट उसकी जगह जो पहला चैप्टर अब आ चुका है एंड दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि एक बार अगर आपके समझ में आ गया ना कि किस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब अगर आपको एक बार चैप्टर समझ में आ गया ना तो मान के चलो कि तुम्हारी नीट में बहुत अच्छे स्कोर्स बन सकते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसी यूनिट है बेटा कि जो आपको बहुत स्कोरिंग यूनिट है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। सबसे हाई वेटेज, जैसे मैंने सेल में भी ये चीज बोली थी, सेम गोज विद बायोटेक्नोलॉजी जो कार्तिक सर ने कंप्लीट करवाई है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल थ्योरी मतलब सेल हो गया, सेल डिविजन, सेल स्टडी है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेम गोज विद द रिप्रोडक्शन यूनिट। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों ही चैप्टर्स जो साइमल्टेनियसली कंप्लीट, मतलब साइमल्टेनियसली तो नहीं, सिक्वेंशियली कंप्लीट होंगे और तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। तो एक बार अगर आपकी थ्योरी समझ में आ गई तो आप क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 12th के फर्स्ट लेक्चर से। 12th का फर्स्ट लेक्चर हमारे सामने आ चुका है एंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्रारंभ बैच जो बच्चे नए हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि प्रारंभ बैच बच्चे एक ऐसी सीरीज है जो आपको एकेड एक्सेल प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको नीट का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। नीट के प्रॉपर नोट्स आप बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक गिवन है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि अगर आप जैसे असाइनमेंट्स अगर आप ज्वाइन करते हैं या अगर आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं, सारी ही डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ एनोटेटेड पीडीएफ्स आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। वहाँ आपको टेस्ट का अपडेट मिल जाएगा, वहाँ क्विजेस अपडेट होता है, तो डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता है। तो वो प्लीज ध्यान रखें और उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो बड़ा ही बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। देन आपका जो आज हम पढ़ेंगे मेन, वो होगा आपका फ्लावर। किस तरीके से फ्लावर दिखता है, क्या क्या फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल रोल्स, नॉन एसेंशियल रोल्स, सारी चीजें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो एक एक वर्ड हम आज समझेंगे, एक एक वर्ड हम आज डिस्कस करेंगे। अब फ्लावर, ये आप सबने पढ़ा है। अगर मैं बताऊं तो फ्लावर आप सबने पढ़ा है प्लांट किंगडम के अंदर, है ना। प्लांट किंगडम में जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं तो हम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जब हम एंजियोस्पर्म पे आते हैं तब हमको पता लगता है और यहाँ तो फ्लावर आ गया। ये फ्लावर की, ये ऐसा फ्लावर दिखा था, ऐसा फ्लावर होता है क्या। तो हमने एक वर्ड वहां पे, एक लाइन बहुत प्यारी वहां पढ़ी थी, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, जो हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। और तुम काफी हद तक, अब देखो, जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रही थी ना, उस टाइम पे मैंने ये चीज बोली थी कि मैं तुम्हें लाइफ साइकिल तो बता रही हूँ उसकी, एंजियोस्पर्म की, पर इस पे पूरा डेडिकेटेड एक चैप्टर है जो आपकी क्लास 12th में आएगा। ठीक है, जिनको याद नहीं है वो प्लांट किंगडम देखो, और जिन्होंने प्लांट किंगडम पढ़ा है उनको याद है कि इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है, और वो यही चैप्टर है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आर योर एंजियोस्पर्म्स, तो उनमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से कंप्लीट होता है, वही चीज हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करती हूँ फ्लावर की, तो बेसिक फ्लावर का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्लावर होता क्या है। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज योर मॉडिफाइड शूट, है ना। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज modified
शूट। मॉडिफाइड शूट मतलब ये बहुत टाइम पहले की बात है, आज की बात नहीं है। पहले प्लांट के किस तरीके के हिस्से हुआ करते थे, ये अगर मैं एक लीफ लीफ भी नहीं, ये देखो ये हो गया कैलिक्स। ये आपके पास एक रोल आ जाता था पेटल का, एक रोल आपके पास आ जाता था एंथर का। एंथर से पहले पहले अपन स्टिग्मा वाला, एक रोल आपके पास आ जाता था एंथर। इस तरीके से देख रहे हो, ये इस तरीके से पहले प्लांट हमको दिखा करते थे। जब नया नया प्लांट में फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर विजिबल हुआ करता था। पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे फ्लावर इवॉल्व हुआ, भाई शूट भी तो इवॉल्व हुआ है। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, तो शूट सिस्टम भी इवॉल्व हुआ है। अब वो जो शूट सिस्टम इवॉल्व हुआ, वो फ्लावर जो बना, जो अब हम मॉडर्न फ्लावर देखते हैं, मॉडर्न फ्लावर कैसा दिखता है आप लोगों को, मैं ये भी बना के बताती हूँ। मॉडर्न फ्लावर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आपका मॉडर्न फ्लावर होता है, जिसके अंदर ये आपका केलेक्स। अभी एक एक चीज मार्क करेंगे। ये आपका फ्लावर, ये देखिए, ये आपका मॉडर्न फ्लावर है ना। ये मॉडर्न फ्लावर कैसे बना बेटा, जब ये सारे सेगमेंट एक साथ में बना दूं, एक साथ में जोड़ दूं। कभी तुमने देखा है वो एक कड़ी पत्ता आता है ना, कड़ी पत्ते को ऐसे एक साथ पत्ते तोड़ के देखना उसके, तो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे सारे, है ना। जैसे तुम ऐसे खट 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 करके तोड़ते जाओगे तो एक जगह पे एक रोल बन जाएगा और वहां सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो यही चीज है कि जब मेरे पास इतना बड़ा प्लांट था, अलग अलग जगह पे, अलग अलग नोड्स पे मेरे पास अलग अलग प्लांट के पार्ट्स थे, एक टाइम ऐसा आया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन कि ये ऐसे इवॉल्व कर गया। और क्या हुआ इसके अंदर कि सारी चीजें एक जगह पे सम अप हो गई, है ना। सारी चीजें एक जगह पे सम अप हो गई और बहुत एसेंशियल पार्ट्स थे प्लांट के पास। बहुत एसेंशियल पार्ट है फ्लावर के पास। अब फ्लावर क्या होता है ना बेटा, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें फ्लावर एक ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन करवा सकता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो अब हम फ्लावर को देखते हैं। तो जब यहाँ पे बोला इट इज अ मॉडिफाइड शूट, तो ये कोई गलत बात नहीं बोली। ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं बोली कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन फ्लावर बना है। फ्लावर ऐसे ही नहीं, एल्गी में क्यों नहीं फ्लावर आया फिर, सोच के देखो। क्यों एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए, क्यों ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट ही आए, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म आया और एंजियोस्पर्म लास्ट क्यों आया। एक पॉइंट है जिसको तुम सोच सकते हो, ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लावर का इवोल्यूशन जो हुआ है, जो इसने टाइम स्पैन लिया है, वो बहुत टाइम लेके ये बना है। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन इट इज नेसेसरी कि वो सारे रोल्स एक साथ आए। पहले क्या होता था, पहले सारे घास घास दिखता था। तुम एल्गी को देखो पूरा ऑल ग्रीन, तुम ब्रायोफाइट्स को देखो पूरा पत्तेदार, है ना। छोटा छोटा सा प्लांट है बट इट्स कंप्लीट लीफी। टेरिडोफाइट पे आ जाओ, अगेन लीफी। ठीक, धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म में हमने देखना शुरू किया कि हाँ यार प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं, है ना। फिर एंजियोस्पर्म में आए तो यार प्लांट तो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन हमने ये चीजें देखी है कि फ्लावर बनता भी है और फ्लावर इस तरीके से बनता है। चलो, अब हम फ्लावर का एक एक पार्ट में लेबल करने वाली हूं, एक एक पार्ट हम समझेंगे।
चलो बनाए फ्लावर, ये आपका सिंपल मॉडिफाइड फ्लावर आ जाता है, ठीक है। ओके, चलिए एक एक चीज को मार्क करेंगे अब हम, एक एक चीज को मार्क करते हैं। बड़ा बेसिक फ्लावर बनाया मैंने, है ना। चलिए सबसे पहले तो ये नीचे का जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलेंगे बेटा जी इसको? पेडिसल। व्हाट इज पेडिसल? पेडिसल वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे आप फ्लावर पकड़ते हो, है ना। तुमने किसी को फ्लावर दिया होगा या किसी से जब लिया होगा, तो तुम एक पेडिसल जो स्ट्रक्चर होता है उससे फ्लावर को लेन देन करते हो। तो बेसिकली इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे आप फ्लावर को, फ्रॉम वेयर यू कैन होल्ड द फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट आता है उसके ऊपर एक लीफी स्ट्रक्चर। अब इसको इससे कंफ्यूज मत होना कि मैम ये तो लीफ है। भाई ये लीफ नहीं है, ठीक है, ये लीफ नहीं है, ये आपका केलेक्स है। तो इसको हम बोलते हैं केलेक्स, या फिर इसको हम बोल देते हैं सेपल। इसको सेपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो केलेक्स या सेपल रिप्रेजेंटेड बाय के, याद रखना। ये आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा है, बट स्टिल जस्ट टू रिकॉल ऑल द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, मैं जहां जहां पे वो चीज का जिक्र होगा ना वहां वहां बताऊंगी, ठीक है। ये केलिक्स कोरोला तुम ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में पढ़ के आए हो, बट स्टिल कई बार याद नहीं रहता, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे उस चीज को, ठीक है। तो केलिक्स हम के से रिप्रेजेंट किया करते थे। और अगर तुम याद करो केलिक्स काम क्या आता है बेटा, केलिक्स जो होता है ना, ये आपके फ्लावर को बड स्टेज में, कली होती है ना फ्लावर, जब एक नया फ्लावर बॉर्न होता है, उस पे तुम लोगों ने देखा होगा कभी भी लीफ नहीं आ जाते, है ना। या कभी भी पेटल नहीं आ जाता, कभी भी उस पे गाइनोशियम एंड्रोशियम किसी भी चीज की फॉर्मेशन नहीं होती। एक प्राइमर बड जो होता है, उस बड के ऊपर सिर्फ एक ग्रीन कलर का ऐसे कोटिंग होती है, ऐसा दिखता है एक बड, है ना। उसके ऊपर सिर्फ एक ग्रीन कलर का शील्ड होता है, वो शील्ड होता है बेटा जी आपका केलिक्स यानी सेपल। तो सेपल क्या है कि ड्यूरिंग बड स्टेज जो प्लांट, जो फ्लावर को प्रोटेक्टेड रखेगा, ठीक है, इसके अंदर फ्लावर है, वो भी बन रहा है। तो ड्यूरिंग बड स्टेज, बड पे जो ग्रीन कलर की लेयर है ना, वो और कुछ नहीं, वो सेपल ही है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, और ड्यूरिंग द बड स्टेज, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर। ठीक है, ड्यूरिंग बर्ड स्टेज इट प्रोटेक्ट्स दी फ्लावर, पूरा फ्लावर पे ऊपर की तरफ ऐसे कोटिंग रखेगा। फिर उसके बाद वो जैसे ही सेपल खुल जाएगा, वैसे ही उसके अंदर से फ्लावर तुमको दिखेगा। तो अब ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना, ये डिमिनिश नहीं होती, ये साइड में आ जाती है, ठीक है। जैसे ही फ्लावर खुल गया तो ये साइड में आ जाती है, ठीक, ये ऐसे साइड में बन जाती है, बीच में आपका पूरा फ्लावर रहता है। तो वही चीज है कि जब फ्लावर बर्ड स्टेज में था तो ये ऐसे थी, अब जैसे ही फ्लावर खुल गया तो ये साइड में आ गई, सिंपल। तो ये आपके हो गए केलिक्स एंड सेपल, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ये लीफी स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं, बहुत सुंदर होता है ये, इसको हम कहते हैं पेटल और कोरोला। कोरोला, कोरोला क्या होता है बेटा जी? कोरोला होता है आपका सबसे सुंदर पार्ट। सबसे सुंदर क्यों? क्योंकि यही करता है आपकी इंसेक्ट को पॉलिनेशन करवाने में हेल्प, है ना। हनी बी किस पे बैठेगी? जब वो एक बहुत सुंदर सा फ्लावर देखेगी तो उसी को सबसे पहले अट्रैक्ट होके उसी पे सबसे पहले बैठेगी। तो ये जो फ्लावर का पार्ट होता है, दिस इज योर पेटल। और पेटल क्या होता है? सबसे ब्यूटिफुल पार्ट, सबसे सुंदर पार्ट होता है ये पेटल वाला, ठीक है। प्लस ये जो पेटल वाला हिस्सा होता है, ये हेल्प करता है फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन।
अब देखना, याद करना, ये चीज मैंने मॉर्फोलॉजी में बताई थी। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो पेटल है और सेपल है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये बड़ी नई बात बता रहे हो मैम, क्या हो गया? सुनो, पेटल और सेपल कई बार आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाना यानी कि अगर मैं सेपल, कभी तुम कोई भी प्लांट देखना, लिली में ये एग्जांपल हम लोग काफी यूज करते हैं, बाकी तुम कोई भी अगर कभी प्लांट देखो तो उसमें कई प्लांट्स में ऐसा होता है कि अगर तुम ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर हटाने की कोशिश करोगे ना, तो ये लीफ, ये जो पत्ती है, ये जो तुम्हारा पेटल है, पेटल इससे इतना कंठस्थ जुड़ा हुआ रहता है कि अगर तुमने ग्रीन वाला स्ट्रक्चर हटाया तो ये पेटल भी फट जाएगा, पेटल भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये लीफी स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं इसको हटाऊंगी तो ये भी हटेगा। ठीक, यानी ये दोनों क्या है, आपस में फ्यूज्ड है। जब हमारे पास केलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड हो जाते हैं, कंडीशन क्या है, जब हमारे पास केलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारे पास एक कंडीशन आती है, व्हेन केलिक्स एंड कोरोला फ्यूज। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियंथ। ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा जी अपन? पेरियंथ। पेरियंथ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास? पेरियंथ का एग्जाम्पल ले लो आप, लिली। लिली, लिली के अंदर क्या होता है कि अगर आप उसका जो केलिक्स और कोरोला वाला हिस्सा है ना, वो इतना ज्यादा आपस में जुड़ा हुआ है कि अगर तुम सेपल को हटाओगे तो पेटल भी हट जाएगा, यानी तुम केलिक्स को हटाओगे तो कोरोला भी हट जाएगा, ऐसा होता है। तो इतना ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। अब हम केलिक्स और कोरोला को क्या बोलते हैं बच्चे? केलिक्स और कोरोला इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, याद है ना? सी से रिप्रेजेंट किया करते थे। केलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ में आई यहां तक बात? अब चले आगे। ये दोनों हमारे पास दो रोल्स आ गए हैं, पेटल, कोरोला, केलिक्स, सेपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास ये जो बीच का हिस्सा मैंने बनाया है, रुको, ये जो बीच का हिस्सा मैंने बनाया, इसको मार्क करेंगे। सबसे पहला ये ऊपर वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल, और ये बीच वाला जो लास्ट बेसल स्वोलन इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलके बनाएंगे आपका एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं कार्पल और पिस्टल। कार्पल और पिस्टल, सुनना ध्यान से। स्टिग्मा, स्टिग्मा कौन सा हिस्सा होता है बेटा? स्टिकी हिस्सा। जब पोलन ग्रेन आएगा तो पोलन ग्रेन सबसे पहले स्टिग्मा पे आके लैंड होएगा। ठीक है, तो ये लैंडिंग सरफेस है, क्योंकि पोलन ग्रेन उड़ता उड़ता आएगा, आके कोई तो सरफेस चाहिए ना उसको जहां पे वो बैठे, तो वो बैठेगा कहाँ? स्टिग्मा वाले पोर्शन पे पोलन ग्रेन आके स्टिक हो जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या हो गया अपने पास? वो स्टिकी सरफेस, दिस इज स्टिकी। क्लियर? नेक्स्ट आता है मेरे पास स्टाइल। स्टाइल क्या होगा? स्टाइल ये लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर्ड है जो कि पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, पोलन ग्रेन जब यहाँ लैंड हो ही चुका है तो अब वो नीचे तक तो पहुंचेगा ना, ओवरी तक तो इसीलिए स्टाइल क्या होती है? लॉन्ग नैरो ट्यूब, लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसी ट्यूब है जो कि स्टिग्मा को कनेक्ट करेगी ओवरी से। ओवरी क्या है? ओवरी इज बेसल स्वोलन पार्ट, बेसल स्वोलन पार्ट जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, कंटेनिंग ओव्यूल, कंटेनिंग ओव्यूल, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। तुम्हें पता है ये जो अंदर वाला हिस्सा है, दिस इज ओव्यूल। एंड ओव्यूल क्या करता है बेटा? ओव्यूल क्या करता है आपके पास? दिस इज ओव्यूल।
और ओव्यूल क्या काम करेगा, ओव्यूल आपके पास एग बनाता है। तो प्लांट के अंदर ये ओव्यूल वाला जो हिस्सा है ना, इसी में आपको एम्ब्रियो सैक, एग, सब चीजें इसी के अंदर मिलेंगी। और ये क्या करेगा, इसको फर्टिलाइजेशन में हम काम कर लेंगे ना। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, सिंपल। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट तब होगा ना जब ये यहाँ पे आएगा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन नीचे की तरफ ट्यूब बनाएगा और एंटर हो जाएगा यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल एग बनाएगा। ठीक, सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, बस समझने की देर है। एक बार समझ जाओगे तो सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं कोई और कलर से मार्क कर देती हूँ, ग्रीन से मैं इसको मार्क कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर, अच्छा इसको साथ में क्या बोलते हैं पहले तो ये जान लो। इसको पूरे स्ट्रक्चर को हम साथ में बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को हम साथ में बोलेंगे स्टेमन। जैसे इसको बोलते हैं कार्पल पिस्टल, वैसे इसको स्टेमन। अब पहला हिस्सा स्टेमन का क्या होता है, एंथर। पहला हिस्सा है एंथर। एंथर क्या होता है बेटा, आपके पास बायलोब्ड एंथर होता है, ऐसा दो लोब्स होते हैं। ठीक है, और ये दो लोब्स कनेक्टेड रहते हैं एंथर, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे फिलामेंट। देखो सबसे पहले तो एंथर क्या होता है, एंथर बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में अपन ने ये एंथर फिलामेंट को ही सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी को डेडिकेटेड रहेगा जिसमें हम एंथर का स्ट्रक्चर डिटेल्ड व्यू देखेंगे। एंथर बनाता है बच्चे आपके पास पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स मेल गेमीट नहीं है, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमीट है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गेमीट रहेंगे और ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास एंथर में रहता है। ठीक है, तो एंथर बेसिकली क्या काम कर रहा है, पोलन ग्रेन को फॉर्म कर रहा है। सो व्हाट इज एंथर, एंथर इज फॉर्मिंग दी पोलन ग्रेन। अब देखो जो एंथर है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि वो तो पोलन ग्रेन बना रहा है, और उसको फ्लावर से कनेक्टेड रखने के लिए मेरे पास कौन आ गया है, फिलामेंट। तो फिलामेंट एक कनेक्शन है जो कि एंथर को फ्लावर से जोड़े रखेगा। क्लियर है बात, एंथर को फ्लावर से जोड़ने का काम कौन करेगा बच्चे, यहाँ पे आपका फिलामेंट काम करेगा। तो व्हाट इज फिलामेंट, इट इज अ कनेक्टिव व्हिच कनेक्ट्स द एंथर टू फ्लावर। What are anthers? Anther are bilobed structure which contain pollen grain. Simple. और जब मैं एंथर और फिलामेंट को साथ में लिखूंगी तो इसका नाम क्या होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन, इसको हम बोलेंगे स्टेमन। जहां हम यहां बोल रहे थे कार्पल या पिस्टल, उसको हम बोलेंगे स्टेमन। क्लियर है बात, समझ में आ रही है सारी चीजें। यहाँ पे देख लो केलेक्स कोरोला सेपल है, फिर उसके बाद वहां आ गया कार्पल पिस्टल और स्टेमन। ठीक, अब मैं अगर अब एक दो शब्दों को ध्यान देना, अब मैं अगर बोलती हूं कि ये कार्पल का ग्रुप, यार एक ही कार्पल तो है, जरूरी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे कार्पल्स भी तो हो सकते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ कार्पल को हम क्या बोलते हैं, एक प्लांट के अंदर ग्रुप ऑफ कार्पल्स है तो हम उनको क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड गाइनोशियम, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक, नेक्स्ट अगर ग्रुप ऑफ स्टेमन की मैं बात करूंगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या हो जाता है, एंड्रोशियम। जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या है आपके पास, एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पल और पिस्टल क्या है आपके पास, गाइनोशियम।
समझ में आ रही है बात? तो कितना आसान चीज है कि आपके पास आ गया है पिस्टल, आपके पास आ गया है स्टेम। ठीक है, पिस्टल बोल दो या फिर आप कार्पल बोल दो, दोनों ही सेम चीज है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको मैंने अभी तक लेबल नहीं किया, और वो स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे एक बेसल स्वोलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलेंगे बेटा जी यहाँ पे? एक बेसल स्वोलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेसल स्वोलन स्ट्रक्चर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो थैलेमस क्या होता है कि कई बार ये बेस बनाता, पहली बात तो ये कि ये बेस बनाता है फ्लावर के लिए। सेकंड बात ये आती है कि जो थैलेमस होता है ना आपके पास, ये थैलेमस दूसरी चीज क्या करता है कि कई बार प्लांट जो हम, जैसे कई आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पता लगेगा कि प्लांट जो होता है उसका कई बार ये फ्रूट वाला हिस्सा भी बना देता है। तो कई बार ओवरी जो है वो फ्लावर फ्रूट में टर्न ना होके थैलेमस फ्रूट में टर्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल योर एप्पल, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल में जो तुम खाते हो ना, जो एडेबल पार्ट होता है, वो एडेबल हिस्सा क्या होता है, वो एडेबल हिस्सा आपका थैलेमस होता है। तो थैलेमस की जो इंपॉर्टेंस है ये आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पता लगेगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को कि ये किस तरीके से एक फ्लावर फंक्शन करता है। एंड दिस इज योर टिपिकल फ्लावर जो कि आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब देखना, सुनना ध्यान से ये बात, यहाँ पे मैंने 4-5 चीजें बनाई है ना, यहाँ पे मैंने स्टिग्मा, स्टाइल, कोरोला वगैरह सारी चीजें बनाई है। अब यहाँ जो कोरोला और केलिक्स वाला पार्ट होता है ना, इनको हम काउंट करते हैं एज नॉन एसेंशियल रोल्स। अब बच्चे ये होते क्या हैं, रोल्स होते क्या हैं, रोल्स ही बोलते हैं वैसे तो। रोल्स बेसिकली है क्या कि एक पेडिसल के अराउंड जितना स्ट्रक्चर जा रहा है, आसपास जो घूमता हुआ स्ट्रक्चर है, उसको हम रोल बोलेंगे। ठीक है, उसको हम रोल बोलेंगे। तो अब जैसे मान लो आपका पेटल वाला एक रोल है, क्योंकि बहुत सारे पेटल होंगे, सेपल होंगे, ठीक है, बीच में एंड्रोशियम होंगे। तो वो जो एक घुमाव आ रहा है ना, वो जो एक सर्कल बना रहा है, उसको हम रोल्स बोलते हैं। तो अब देखिए कि अगर मैं बात करती हूं आपके केलिक्स की, दैट इज योर सेपल, और आपके कोरोला की, प्लस नहीं करूंगी क्योंकि वो पेरियंथ का साइन दिखाएगा। ठीक है, तो केलिक्स और कोरोला की, ये दोनों आपके काउंट होते हैं एज नॉन एसेंशियल रूल्स में, नॉन एसेंशियल रूल्स के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करूं नॉन एसेंशियल, ऐसे नहीं कि मैम कुछ काम नहीं कर रहे क्या, ये तो बेचारे बहुत काम किए, बेचारे सेपल ने बचपन में मदद की, अब क्या इसको भूल जाएं, ऐसा नहीं बोल रही मैं। नॉन एसेंशियल इन रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल है इन रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मान लो किसी प्लांट में पेटल नहीं हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इफेक्ट तो होगा कि पॉलिनेटर कम आएंगे, ठीक है, पर सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है वो, ये भी चीज हो सकती है। तो ये उतना ज्यादा मेन एसेंशियल रोल प्ले नहीं करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि अगर मैं बात करूं आपके एंड्रोशियम और गायनोशियम की, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, इनकी अगर मैं बात करती हूं तो एंड्रोशियम और गायनोशियम जो होगा ये आपके एसेंशियल रोल्स में काउंट होते हैं। अगेन इन रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कभी मना कर रही हूं कि ये एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है, इसका मतलब कि मैम ये जरूरी नहीं है या ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा जरूरी ना जरूरी होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर एंड्रोशियम और गायनोशियम ही नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें मेन चीज जो चाहिए होती है वो फीमेल एंड मेल गेमीट चाहिए। अब अगर मान लो एंड्रोशियम गायनोशियम ही नहीं है तो आगे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड ही नहीं, जायगोट ही नहीं बन पाएगा, सिंपल।
तो यहाँ पे ये 2 एसेंशियल रोल्स काउंट होते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ कोरोला और केलिक्स की, तो अगर रिप्रोडक्शन के टाइम ये दोनों ही रोल्स ना भी हों कोई प्लांट में, तो भी सेक्सुअली वो प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है। सो दीज आर कंसीडर्ड एज नॉन एसेंशियल रोल्स। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? यहाँ तक बहुत बेसिक से चल रही हूँ मैं, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन से चल रही हूँ, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब चलो थोड़ा सा एनसीईआरटी का कटआउट देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है। ठीक है, चलिए। Human beings have an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are the object, aesthetic, ornamentals. भाई हर चीज के अंदर अपन प्लांट को यूज करते हैं, फ्लावर्स को यूज करते हैं. It is used as a symbol for conveying important human feelings, love, affection, happiness, grief, mourning. हर चीज दिखाने के लिए आती है भाई. हर चीज, एक फ्लावर हर चीज रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एवरी इमोशन. अब अपन क्या आते हैं नेक्स्ट मेन चीज. देखो, ये देखो आपका फ्लावर का डायग्राम. ये आपका फ्लावर यही सारी चीजें बता रहा है. ये आपके पास आ जाता है एंथर, फिर उसके बाद पेटल, फिर उसके बाद फिलामेंट, फिर उसके बाद सेपल, फिर ओवरी, स्टाइल एंड योर स्टिग्मा. तो ये वही सारी चीजें हैं जो अभी अभी अपन मार्क करके चुके हैं. नेक्स्ट, गार्डन होम. ठीक है, फाइंड द नेम ऑफ 5 फ्लावर्स दैट आर यूज्ड एज सोशल कल्चरल सेलिब्रेशन. भाई ये करते रहना तुम लोग, है ना. सोशल कल्चरल सेलिब्रेशन में क्या क्या चीजें यूज आती है, ये सब करते रहना अपने. चलो, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बच्चे, फ्लावर्स ही है जो एक साइट बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर कंप्लीट होगा तो उसका जो साइट होगा दैट इज फ्लावर. ऑब्वियसली इफ अ प्लांट इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, अगर मैं बोल रही हूं तो वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर फ्लावर है. ठीक है. नेक्स्ट, इन अर्ली क्लासेस यू हैव रेड अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सारी चीजें आप लोगों को दिखाई दी है इस डायग्राम में, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है. अर्ली क्लासेस मतलब अभी गई हुई क्लास 11th, है ना. अब जो बच्चे डायरेक्ट 12th से देख रहे हैं तो डायरेक्ट 12th से समझ लो भाई, अभी सारी चीजें बता के रखी हूँ, है ना. नेक्स्ट, much before actual flower is seen on the plant, the decision of that plant is going to be flower has taken place. Several hormones and structural changes are initiated which lead to. अब देखिए बच्चे, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हमने वैसे तो कंट्रोल, तुमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये चीज पढ़ी होगी, है ना. मैं केमिकल कंट्रोल बता रही थी बट उसमें ह्यूमन आ जाता है. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, एंड दैट इज व्हाट, कि आप डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सिन, लिब्रिन, साइटोकिनिन्स, ये डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स पढ़ते हो. तो प्लांट फ्लावर का बनना ना उस टाइम से ही शुरू हो जाता है जब वो बड स्टेज में होता है. ठीक है. तो एक फ्लावर तब से बनना शुरू हो जाता है. हालांकि हमें उतनी ग्रोथ विजिबल नहीं है, दैट डजंट मीन ग्रोथ नहीं है ना. इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ग्रोथ ही नहीं हो रही. ग्रोथ तो हो ही रही है, बट उसके जो हार्मोनल डेवलपमेंट है वो भी चल ही रहा है. पर एक प्लांट का बनना, एक फ्लावर का दिखना, ये सारी ही चीजें आपके पास आ जाती हैं जब हम देखते हैं. तो सेवरल हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोइंग अ फ्लावर. सिंपल चीज. नेक्स्ट, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम. प्राइमोडियम क्या होता है? फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल पार्ट्स जितने भी हैं, यही सारी चीजें. ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स जितने भी हैं. Inflorescence are formed which bear the floral buds and then the flower. Inflorescence हम किसको बोलते हैं बेटा? Inflorescence उसी को तो बोलते हैं जिसके अंदर मेरे पास पूरा फ्लोरल स्ट्रक्चर आ जाता है. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को जब हम पढ़ते थे उसी को तो हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते थे. तो यहाँ पे भी इन्फ्लोरेसेंस उसी को अभी भी बोला जा रहा है. तो व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? Inflorescence are formed which bear the floral buds and then the flower. In the flower, male and female reproductive structure, the androecium, gynoecium, differentiate and develops. Would you recollect the androecium consists roles of stamen? Androecium क्या है बच्चे? Roles of stamen representing male reproductive organ. And what is gynoecium? Gynoecium represents female reproductive organ. तो androecium stamen correct स्टेमेंस वो करेगा कंसिस्ट, और गाइनोशियम जो होगा उसके अंदर हमारे पास कौन आ जाता है? कार्पल्स या पिस्टल, जो कि बताता है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन.
ठीक है, तो फीमेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है आपके पास कौन, फ्लावर का गायनोशियम। क्लियर, चलिए बेसिक्स ही है अभी तक तो, अब आएगा मेन, क्योंकि अब मजेदार चीज आने वाली। अब आता है, अब टिपिकल फ्लावर शोज टू पार्ट्स। स्टेमन, अगर एक टिपिकल स्टेमन में देखूं तो उसके मेरे को दो पार्ट्स मिलते हैं। व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? दो पार्ट्स होते हैं, एक तो लॉन्ग एंड सिलेंडर stalk called filament and the terminal generally bilobed structure is called anther। दो चीजें हैं बेटा आपके पास, एक तो एंथर और एक फिलामेंट। ठीक है, यही दो चीजों को हम देखते आ रहे थे अभी तक। ये आपके पास बायलोब्ड एंथर और ये फिलामेंट। जो एंथर आपके पास होता है दिस, ये एंथर आपके पास होता है, बायलोब्ड होता है, और ये जो फिलामेंट आपके पास होता है ये कनेक्टिव होता है। तो ये फिलामेंट आपके पास जो है वो कनेक्टिव स्ट्रक्चर है। तो व्हाट इज फिलामेंट? अ कनेक्टिव। किसको किससे कनेक्ट कर रहा है भाइयों? कनेक्ट करता है ये एंथर को फ्लावर से। ठीक है, याद रखना ये चीज। एंथर क्या चीज है? एंथर के स्ट्रक्चर्स देख लो, ये होता है अपने पास बायलोब्ड। अब एक बार मैं एंथर का स्ट्रक्चर बता दूं, फिर तुम देखना तीन चार चीजें और बता दोगे। इट कंटेन्स पोलन ग्रेन, बड़ी सिंपल सी चीज है ना, कंटेन पोलन ग्रेन। ये और आ गया, बड़े आसान चीज है। चलें देखें इसका स्ट्रक्चर, चलो इसको बनाते हैं। अब जब पता है मैं इसका लेटरल सेक्शन डिवाइड करूंगी तो मुझे ये कुछ अलग ही चीज का दिखेगा, अलग ही तरीके का दिखेगा इसका। जब हम लेटरल सेक्शन काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तब हमको एक ऐसा दिखता है, वो भी देखना। ठीक है, ओह मैम क्या बना दिया, इतना डरावना। देखो भाई, मैंने क्या किया है कि ये आपके पास दो लोब्स हैं। अब देखना, आप तुम्हें दिख जाएगा ये एक लोब, ठीक है, और ये दूसरा लोब। ये दो लोब्स हैं आपके पास, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, ये ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, अब अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूंगी ना तो मेरे को एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ऑब्वियस बात है यार, ये ऐसे ऐसे है ये पूरा। तो ये आपके पास बायलोब्ड एंथर हो गया, ये आपके पास कनेक्टिव कौन हो गया? फिलामेंट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ एंथर को देखती हूँ, ठीक, अब ये सिर्फ एंथर को जब आप देखोगे और इसको जब तोड़ोगे तो इसके पास मुझे क्या क्या चीजें मिलेगी? पहला तो दो लोब हो गए, मैं आपको दोनों व्यू दिखा रही हूँ, है ना। एक तो ये लेटरल व्यू भी है और ट्रांसवर्स व्यू भी है, तो दोनों चीजें देखना, दोनों चीजें समझना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कि जब आप इसको तोड़ते हो बीच से तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या दिखेगा? ऊपर के दो लोब, मतलब ऊपर दो लोब तो नहीं, ऊपर दो स्पोरेंजियम, यहाँ पे दो स्पोरेंजिया, बीच में एक कनेक्टिव जिसको अभी हम लेबल करेंगे, शांति रखो, और ये एक स्ट्रक्चर लोब, ये एक पूरा लोब। ठीक है, तो ये एक पूरा लोब है और ये एक पूरा लोब है। अगर मैं जोड़ दूं तो बायलोब स्ट्रक्चर। तो जब मैं बोल रही हूं एंथर इज अ बायलोब स्ट्रक्चर, तो कोई अलग चीज नहीं है। ठीक, ये एक पूरा लोब है, ये एक पूरा लोब है। अब अगर ये पूरा लोब है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 1 2 3 4, ये हमारे पास चार जो है, इनको हम कहते हैं थीका। क्या बोलेंगे इनको? क्या बोलोगे इनको? थीका। थीका मतलब, थीका मतलब पिट्स, गड्ढे।
ठीक है, जिन गड्ढों के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए रहेंगे। तो व्हाट इज थीका? ये थीका ऐसे पिट्स हैं, ये ऐसे पिट्स हैं जिनके अंदर विच कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। तो ये ऐसे गड्ढे हैं जिनके अंदर बहुत कूट कूट के पोलन ग्रेन भरे पड़े। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है। अब अगर तुम यहां ध्यान से देखो तो मैं ऐसा बोल सकती हूं क्या, तुम्हें बताना, वन लोब ऑफ एंथर इज डाइथिकस। क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ? वन लोब ऑफ एंथर इज डाइथिकस, बोल सकते हैं ना ये चीज? क्यों नहीं बोल सकते भाई? देखो, अगर मैं एक लोब को देखूंगी, यहां वाला स्ट्रक्चर पूरा ब्लैंक कर दो, ये मत देखना, ये वाला स्ट्रक्चर मत देखो, सिर्फ ये देखो, ये एक लोब है। एंड वन लोब ऑफ एंथर इज डाइथिकस, दो थीका है मेरे पास। तो गलत क्या बोला मैंने? गलत क्या बोला? मान लो ये दो छुपा दो, तो वन लोब ऑफ एंथर इज डाइथिकस, सिंपल। तो वन लोब ऑफ एंथर इज डाइथिकस, ये बात हम बोल सकते हैं। कहां बोले भाई? यहां लिख देते हैं। वन लोब ऑफ एंथर इज डाइथिकस। डाइथिकस है, ठीक है, यानी दो थीकास प्रेजेंट है। इसी के साथ अगर मैं बोलूं एंथर इज, अब देखो, जिसके अंदर स्पोर्स फिल्ड रहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फिल्ड रहेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। तो अगर मैं बोलती हूँ पूरा एंथर, ठीक है, मैं कोई लोब वोब की बात ही नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ पूरा एंथर, पूरा एंथर के अंदर कितने लोब्स हैं? एक, दो, तीन, चार, चार हैं। तो यानी ये एक स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्रास्पोरेंजिएट। बोलो सही है? तो फुल आंसर इज टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब फोर स्पोरेंजियास प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स स्पोर्स, माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन क्या है आपके पास? व्हाट आर पोलन ग्रेन्स? माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स रहेंगे ना, मेल गेमीट रहेंगे ना। तो यही तो चीज लिख रही हूँ, क्या अलग लिखा? क्लियर है ये चीज? अब आ जाओ थोड़ा सा सेंटर पे। ये तो अपने पास आ गया। तो एंथर के क्या क्या फीचर्स हो गए? एंथर तो हो जाता है हमारे पास बाइलोब्ड, पहला चीज जो मैं लास्ट में लिख रही हूँ, बाइलोब्ड एंथर होता है ना? बाइलोब्ड होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, वन एंथर का वन लोब इज डाइथिकस। समझ में आ गई? बहुत आसान चीज है, ठीक है। अब आ जाओ, ये बीच वाला स्ट्रक्चर क्या है मैम? फिर क्यों है बिना फालतू? ये जब चार हो गए थे, काम खत्म हो गया था, फिर ये बीच वाला क्यों? क्यों बेटा जी? आप जब ये बोल रहे हो कि एंथर फिलामेंट से कनेक्टेड है, तो कुछ कनेक्टिव भी तो चाहिए, कुछ कनेक्टिव भी तो चाहिए। तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज योर कनेक्टिव, नाम ही इसका कनेक्टिव है ना? व्हाट इज कनेक्टिव? कनेक्टिव इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करेगा? एंथर को टू फ्लावर, एंथर को फ्लावर से पूरा का पूरा कनेक्ट करता है, दैट इज योर कनेक्टिव। तो कनेक्टिव से जब तुम देखोगे कि ये जब मैं बंद कर दूं, ठीक है, ये तो अभी मैंने खोल के तुमको दिखाया है, इसको अगर मैं बंद कर देती हूँ, तो बंद करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है? बीच में से कहीं ना कहीं से तो फिलामेंट कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब मैं उसको खोलूंगी तब मेरे को पता लगेगा, अरे वे तो कनेक्टिव से कनेक्टेड था, ठीक है। बीच में एक स्ट्रक्चर है कनेक्टिव, जिससे ये कनेक्टेड रहता है। जिससे कौन कनेक्टेड रहता है? जिससे आपका ये फिलामेंट कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो फिलामेंट कनेक्शन एंथर से जो रखता है फ्लावर का, दैट इज योर कनेक्टिव। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? कोई चीज किसी में डाउट, कोई दिक्कत तो आप लोग बता सकते हो। चले आगे, नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं।
अब देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने ना बहुत सारा लेयर्स बनाया है, इस लेयर को भी तो समझना पड़ेगा। व्हाट आर दीज लेयर्स, एक एक के एक एक नाम है ना। तो इनकी लेयर्स को देखते हैं, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ एंथर, चलो भाई, अब एक चीज समझना। ओके, फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर, ये अपने लेयर्स बनाइए बेटा, और कुछ भी नहीं है। ये वही, ये जो चीज थी, ये इसकी लेयर्स जो थी, इनको मैंने थोड़ा सा डाइवर्स बता दिया है कि भाई ऐसी लेयर्स होती है। अब तुम्हें एक एक का नाम जानना है बस, ठीक है। सबसे पहले पिंक वाली लेयर की बात कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, व्हाट इज एपिडर्मिस, क्या काम करती है एपिडर्मिस? एपिडर्मिस आपके पास सबसे बाहरी लेयर है, तो आउटर मोस्ट क्या क्या है ये? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड पैरेन्काइमेटस। तो क्या क्या हुआ बच्चे, ये एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, पैरेन्काइमा की बनी हुई है। पैरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में पढ़ा है ना आपने, तो पैरेन्काइमा की बनी हुई है। इट इज प्रोटेक्टिव एंड इट इज सपोर्टिव, ये प्लांट को, ये एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। तो ये अपने पास आ जाती है पहली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज योर एपिडर्मिस। सेकेंड आती है आपके पास ये वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम क्या है बच्चे? सेकेंड लेयर, ठीक है। ये लेयर आपका डेहिसेंस में हेल्प करेगी। व्हाट इट हेल्प्स इन? हेल्प्स इन डेहिसेंस। अब डेहिसेंस क्या होता है? नया शब्द आ गया, नया शब्द आते ही तो वैसे है ना घबराहट। मेरे को, मैं जैसे मैं ऑफलाइन लेती थी ना, बच्चे पढ़े, मेरे को उनकी शक्ल देखने में बड़ा मजा आ रहा था, ऐसे घबरा जाते ना। नया वर्ड, ओ माय गॉड, ये तो हमारी डिक्शनरी में था ही नहीं। नया वर्ड डाल लो अपनी डिक्शनरी में। डेहिसेंस मतलब होता है बर्स्ट ओपन ऑफ एंथर। जब एंथर फट के टूटता है ना, तभी तो पोलन रेंज निकालेगा यार। जब वो एंथर ऐसा बंद बंद पेटी पैक रहेगा तब तो ना कुछ काम कर पाएगा। तो होता क्या है कि डेहिसेंस वाले टाइम पे ये बर्स्ट ओपन होता है। और बर्स्ट ओपन क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो संभाल नहीं पाता। भाई यार, किसी चीज के अंदर अगर पानी भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके अंदर एक्सेस वाटर हो गया, वो फट जाएगा।
ठीक है। और वही यहाँ पे चीज होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इतना इंक्रीज हो जाता है कि एंथर बर्स्ट ओपन, वो ऐसा फट के खुलता है जिसके कारण पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। तो व्हाट इज डेहिसेंस? डेहिसेंस इज बर्स्टिंग ओपन ऑफ एंथर। ठीक है, बर्स्ट ओपन ऑफ एंथर, इसको कहते हैं डेहिसेंस को। क्लियर है बात? और ये चीज अगर आप इसमें भी देखें तो यहां से होता क्या है, ये वाली जो सेल्स है ना यहाँ पे, ये इस तरीके से बनी हुई रहती हैं और ये डेहिसेंस में हेल्प करती हैं। क्लियर है? ये डेहिसेंस में हेल्प करेगी, स्टोमियम सेल्स कहते हैं इनको, और ये डेहिसेंस में आपका निकालने में हेल्प करती है। और इसमें मेजरली रोल जो होता है वो आपके पास एंडोथीशियम का होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी, तो तुम यहाँ देखो, ये बीच में जो लाइन है, लाइन ऑफ डेहिसेंस इसको भी बोलते हैं। तो लाइन ऑफ डेहिसेंस से ही चीजें टूटनी शुरू होगी, जैसे ही ब्रेक होगा तो वो सारी की सारी फट के बाहर आएगी, निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इट हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, बर्स्टिंग ओपन ऑफ एंथर। थर्ड आ जाओ, नेक्स्ट लेयर्स कौन सी हैं हमारे पास? मिडल लेयर्स। ये होती है बेटा जी मल्टीपल लेयर, बहुत सारी है। दीज आर मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स हैं ये। ठीक है, कितनी हो सकती है? 6 से 10 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लावर। 6 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। काम क्या होता है इनका? इनका काम होता है नरिशमेंट देना, खाना पानी देना। खाना पानी किससे किसको देगी भाई? सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो अंदर ही अंदर वाली लेयर होती है ना, इसको हम कहते हैं टेपेटम, इनर मोस्ट, दिस इज कॉल्ड टेपेटम। अभी टेपेटम की बात करेंगे, पर टेपेटम जो होता है ना, ये एक तरीके से प्लेसेंटा जैसा होता है। जैसे तुम सबने ह्यूमन के अंदर पढ़ा है प्लेसेंटा, है ना? प्लेसेंटा क्या काम करता है? बेबी और मदर के बीच में एक ऐसी लेयर होती है जो कि मदर से नरिशमेंट लाती है, बेबी को देती है, बेबी से एक्सक्रीशन निकालती है, मदर को देती है। एक्सचेंज की लेयर होती है ना एक प्लेसेंटा, ये वही प्लेसेंटा है प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर कौन है अपने पास? टेपेटम। तो टेपेटम क्या काम करेगा बेटा? टेपेटम एक्ट सेम टू प्लेसेंटा, इट प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड nourishment to the spore cells. स्पोर सेल्स जो है, स्पोरोजिनस टिश्यूज, अंदर की स्पोर सेल्स, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम किसका है? उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम है टेपेटम का। अब टेपेटम अगर मान लो नरिशमेंट दे रही है, तो ये मतलब यार ये खाना पानी सभी को देगी, तो ये मिडल लेयर्स जो है ये भी कुछ ना कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड करा सकती है, या ये जो टेपेटम है इसके अंदर भी कुछ नरिशमेंट, मतलब ये आगे की तरफ ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली मिडल लेयर्स क्या काम करती है कि कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है वाया टेपेटम। ठीक है, टेपेटम के थ्रू ये स्पोरोजिनस टिश्यूज के लिए नरिशमेंट भेज सकती है। ठीक है, नेक्स्ट काम इसका क्या होता है? प्रोटेक्टिव तो ये रहती है फंक्शन में, तो ये प्रोटेक्टिव तो अभी भी है, तो ये प्रोटेक्टिव है, ये मल्टीपल लेयर्स की बनी हुई है, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी, प्रोवाइड नरिशमेंट वाया टेपेटम। प्रोवाइड नरिशमेंट वाया टेपेटम, टेपेटम से नरिशमेंट देगी अंदर। किसको देना है नरिशमेंट बेटा जी? इनको। और ये है आपके पास स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यूज। तो दीज आर योर स्पोरोजिनस स्पोर सेल्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, स्पोर सेल्स क्या काम कर रहे हैं? स्पोर सेल्स आपके पास माइक्रोस्पोर बनाने का काम करेंगे। तो ये स्पोर सेल्स होते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यूज जिसके अंदर स्पोर सेल्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, है ना, जहां पे माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होगा, नरिशमेंट कौन देगा उसको? ये टेपेटम। तो टेपेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। ठीक है, टेपेटम बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है, ये नरिशिंग लेयर होती है। सेकेंड थिंग इज व्हाट कि ये टेपेटम जो है ना, ये कई बार हमको
एक सिंगल न्यूक्लियस के साथ भी मिलेगी, कई बार आपको दो दो न्यूक्लियस के साथ भी मिलेगी। तो इट इज समटाइम यूनिन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड। कई बार ये बाइन्यूक्लिएटेड भी मिलेगी। देखो मैंने दो दो न्यूक्लियस बनाए हैं। दो न्यूक्लियस क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये कई बार साइटोकिनेसिस करती ही नहीं, ये सिर्फ कैरियोकाइनेसिस कर देती है। दो न्यूक्लियस तो बन ही गए हैं, अब एनर्जी तो मिल ही जाएगी इसको और ये नरिशमेंट दे सकती है। साइटोकिनेसिस में बिना फालतू एनर्जी क्यों वेस्ट करे, है ना? बिना फालतू एनर्जी क्यों वेस्ट करे? वो एनर्जी का यूज करके हम आगे स्पोरोजेनस सेल्स को दे देंगे, सिंपल। तो ये आगे स्पोरोजेनस सेल्स तक एनर्जी पहुंचा देती है, बट खुद जो है वो डिवाइड ही नहीं होती। मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, एनर्जी तो मिल जाएगी, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। वो एनर्जी को इसने यूज कर लिया आगे देने के लिए, ठीक है? तो ये एनर्जीज जो है वो आगे पहुंचा देती है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर आ जाती है, दीज आर कॉल्ड लेयर ऑफ एंथर। और ये एंथर की इस तरीके की लेयर्स होती है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बच्चे? अब एक एक चीज पढ़ें वापस। बैक टू योर एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। इट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये किस तरीके से? अभी तो ये स्ट्रक्चर पे ही चल रहा है कि फ्लावर के बेस पे जो थैलेमस है तो वहां से कनेक्टेड रहता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। तो फिलामेंट का लास्ट एंड जो होता है वो उससे कनेक्टेड रहता है। दो पार्ट्स आते हैं बेटा, डिस्टल और प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल एंड यानी पास वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला, और नाम ही बता रहा है, प्रॉक्सिमल पास पी पी, है ना, और डिस्टल दूर डी डी। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो पास में होगा थैलेमस के, और डिस्टल पार्ट जो दूर होगा थैलेमस से, ठीक है? नेक्स्ट, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर। अगर अलग अलग फ्लावर देखोगे तो उसमें नंबर भी अलग होंगे स्टेमन के, कि भाई किसी में 2 स्टेमन है, किसी में 5 स्टेमन है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, ठीक है? किसी किसी में लेंथ भी अलग होती है स्टेमन्स की, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है, केयरफुली ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेशन अंडर डिसेक्शन माइक्रोस्कोप मेकिंग द नीट डायग्राम्स यू वुड elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers। चलिए देखते हैं अब। ये देखो भाई, ये देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास एंथर का आ रहा है। ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। ये आपके पास एंथर है और ये आपके पास फिलामेंट है जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। और यहां देखो लाइन ऑफ डेहिसेंस, दीज आर लाइन ऑफ डेहिसेंस, जहां से बर्स्ट ओपन होगा एंथर। तो व्हाट इज लाइन ऑफ डेहिसेंस? डेहिसेंस मतलब क्या होता है? बर्स्ट ओपन ऑफ एंथर, बर्स्ट ओपन ऑफ एंथर, एंथर का बर्स्ट ओपन होना, उसको टूट के खुलना एंथर का, ठीक है? दिस इज डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस एक ऐसी लाइन जहां से डेहिसेंस होगा और पोलन ग्रेन जो है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा। नेक्स्ट पोलन सैक्स, जिनकी अभी अपन ने बात करी ली है, स्पोर सैक्स या पोलन सैक्स, और फिर पोलन ग्रेन्स उसके अंदर, जिसके अंदर मेल गेमीन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है? चलिए अब देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या बताता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देखो बेटा चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा आपका। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, अब तुम पता लगा सकते हो कि यार मैम ये तो इनिशिएशन है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, या अभी तो एंडिंग होगा, कब तक एंड होगा, कब तक स्टार्ट होगा, ये काफी बच्चों का डाउट रहता है। और काफी बच्चे इस चीज से ही बढ़ते हैं कि मैम ये क्या कब खत्म होगा ये चैप्टर है। बट यार ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरेस्ट से पढ़ो ना तो बहुत प्यारा चैप्टर है। देखो पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपके पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड है आपके पास
fertilization events, और लास्ट है आपके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब सुनना ध्यान से, होगा क्या, पूरे चैप्टर के अंदर हम यही चीजें पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है बेटा, गैमीट्स का बनना, ठीक है। क्यों क्यों बन रहा है गैमीट, क्यों जरूरत आ गई भाई, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, for those who don't know, this sign represents male and this sign represents female। ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिक, थोड़ा सा बॉटनिकल बायोलॉजिकल टर्म्स यूज करना शुरू कर दो, तुम्हारे भी काम आएगा और काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी पूरा निबंध। चलो, अब अगर मेल फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन हो रहा है तो बनना जरूरी है। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। अब ये फॉर्मेशन अगर मेल गेमीट का हुआ, इफ मेल गेमीट इज फॉर्म्ड एंड इज फीमेल गेमीट इज फॉर्म्ड, तो जब मेल गेमीट बनता है तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जब फीमेल गेमीट बनता है तो इसको हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब याद करो फिर से, प्लांट अपना क्या था, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में तुमने क्या पढ़ा था कि यही पढ़े थे अपन ने चीजें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस। भैया माइक्रोस्पोर होता है, मेगास्पोर होता है, ये दो चीजें होती है। माइक्रोस्पोर जो होगा उसको हम मेल गेमीट कह देते हैं, मेगास्पोर जो होगा उसको हम फीमेल गेमीट कह देते हैं। अब हेट्रोस्पोरस जब हमने पढ़ा था ना टेरिडोफाइटा के अंदर, है ना, तो वो हेट्रोस्पोर मतलब क्या हो गया, मेगास्पोर हो गया, एक माइक्रोस्पोर हो गया। मेगास्पोर मतलब फीमेल गेमीट हो गया, तो ऑब्वियसली मेगास्पोर का बनना यानी फीमेल गेमीट का बनना इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेल गेमीट का बनना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर का बनना इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस इज मेगास्पोर का बनना, सिंपल। फिर आएगा फ्यूजन, और फ्यूजन के लिए जरूरी ये है कि भाई मेगास्पोर माइक्रोस्पोर से मिल जाए, है ना, तो उसके लिए आता है पॉलिनेशन। यहाँ पॉलिनेशन भी आएगा, वैसे हम प्री फर्टिलाइजेशन के बाद ही पढ़ लेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद होगा फ्यूजन, फ्यूजन के बाद हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीड, ये सारी चीजें बनती रहेंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये सारी चीजें सभी को। तो ये इस जब जहां जहां जो जो चीजें कंप्लीट होती जाएगी ना, मार्क करते जाना अपने फ्लो चार्ट में। ये चलो माइक्रोस्पोरो खत्म हुआ, मेगास्पोरो खत्म हुआ, फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ, पॉलिनेशन खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हो जाएगा इतनी सी देर में। 3 चीजें पढ़नी है, इतना आसान है भाई, इससे आसान तुमको क्या मिल सकता है मुझे ये बताओ। इससे आसान तुमको कहाँ पढ़ाई मिलेगी। तो इतना बस 3 चीजें मैं तुम्हें पढ़ा के खत्म। चलिए अगला बढ़ते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, जिसको हमने अभी अभी बात की उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, डायथीकस। तो अब ये जितनी बातें बताएगा वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। ठीक है, ऑलरेडी हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसका कर लिया है, और ये भी मैं आपको दिखा दूं। ये तो 2 थीका है, डायथीकस हमने यहाँ लिखा ही था, इट इज डायथीकस। देख लो जो जो चीजें तुम वहां अभी पढ़ने वाले हो दैट इज ऑल लैंग्वेज। मैंने क्या किया है, तुमको उसको डायग्राम के साथ लिखवा दिया, तो कुछ तुम्हारा नुकसान नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Often the longitudinal grooves run lengthwise separating the 2 theca, और
लेंथ वाइज अगर वो सेपरेटिंग कर रहे हैं ग्रूव, तो उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। नेक्स्ट, अब अंडरस्टैंड करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। द बायलोब्ड एंथर इज अ वेरी डिस्टिंक्ट एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। द एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, चार साइड हैं हमारे पास, कंसिस्टिंग माइक्रोस्पोरेंजिया, सबके अंदर एक एक स्पोर सैक बना हुआ है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, located at the corner of each lobes. The microsporangia develop further and become pollen sacs. यही डेवलप होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होगा और बना देगा पोलन सैक, जिसके अंदर पोलन भरे हुए रहेंगे। स्पोरेंजिया क्या है? जिसके अंदर स्पोर भरे हुए रहे। स्पोर हमारे पास अभी कौन है? पोलन स्पोर है, पोलन ग्रेन्स है, तो वो ग्रेन्स उसके अंदर भरे हुए रहेंगे। They extend longitudinally through the length of anther and are packed with pollen grains. Structure of microsporangium को अगर हम देखें तो in transverse section a typical microsporangium appear near to the circular in outline. It is generally surrounded by four wall layer. कौन कौन है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, चार मेन लेयर्स हैं, ठीक है। द आउटर थ्री वॉल्स, आउटर थ्री लेयर्स जो हैं बच्चे, द आउटर थ्री लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तीनों में हमने लिखा है, एपिडर्मिस आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, एंडोथीशियम आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, और आपके पास जो मिडिल लेयर है वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगी। तो बाहर की तीनों लेयर प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। डेहिसेंस मतलब बर्स्ट ओपन होना, तो एंडोथीशियम का तो मेन काम ही यही है ना, कि बर्स्ट ओपन करवाना। इनर मोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इनर मोस्ट लेयर जिसको हम कहते हैं टेपिटम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। इट नरिशेज एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन, क्या काम करती है बेटा जी? ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। सेल ऑफ द टेपिटम possess dense cytoplasm and generally have more than वन न्यूक्लियस, या तो वन न्यूक्लियस होगा, या इट कैन बी यूनिन्यूक्लिएटेड और इट कैन बी बाइन्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक है। तो ये दोनों तरीके का हो सकता है, कि ये बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर गया भाई, साइटोप्लाज्म हुआ ही नहीं। नेक्स्ट, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells are called sporogenous tissues. जब एक compactly arranged cells है, सारी सेल सेम ही दिख रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? होमोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यूज। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? दिख रहा है? As the anther develops, the cells of sporangia tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. चलो भाई अब इसको देखते हैं। अब हमारे पास कौन आ गया? अभी तक अपन ने देखो लाइन बाय लाइन बात कर रहे थे। ये देखिए, ये था हमारे पास एंथर, वो मैंने पीछे बनाया तो मैं इसमें, ये हमारे पास एंथर, ठीक है। एंथर का जब ट्रांसफर सेक्शन लिया तो हमको ऐसा दिखा, एंथर को जब तोड़ के देखा तो कुछ इस तरीके का दिखा। इसकी जो लेयर्स हमने देखनी थी, तो ये लेयर्स का जब मैं सेक्शनल व्यू लूंगी तो मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब यहां तक तो मैं पहुंच गई, अब इसके अंदर है स्पोरोजिनस सेल्स, इसका भी तो मुझे व्यू देखना पड़ेगा ना, कि स्पोरोजिनस सेल कैसी दिखेगी। थोड़ा और अंदर जाते हैं, ठीक है, कि स्पोरोजिनस सेल एक्चुअल में कैसी दिखती है। चलो अब इसकी बात करते हैं। ओके, ये देख लो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये सेक्शनल व्यू जिसको अभी अपन ने ऐसे बनाया था, ठीक है। और ये डेहिसेंस, दिस इज डेहिसेंस, जिससे पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर की तरफ रिलीज होंगे। और अब हम बात करेंगे अंदर के माइक्रोस्पोर की, यानी ये जो स्पोरोजिनस सेल्स थी, ये क्या काम कर रही है? जो अंदर स्पोरोजिनस बहुत सारी सेल्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रही है और कैसे फंक्शनिंग है, उसकी बात करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की।
फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, चलिए बनाते हैं इसको। अब हुआ क्या ना बच्चे, बहुत सारी स्पोरोजेनस टिश्यू मतलब बहुत सारी टिश्यू है, कटाक 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 कटाक, बहुत सारी है भाई टिश्यू है ये तो, है ना। ये क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब इस टिश्यू के अंदर एक ना एक तो मेजर सेल होगी ना एक तो मेन सेल होगी, उसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस मदर सेल या पोलन मदर सेल, ठीक है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल। तो एक सेल ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो फर्दर डिविजन दिखाएगी, जिसको हम बोलेंगे पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएमसी से, ठीक है, पोलन मदर सेल, या फिर इसको और बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये एक सेल होती है। अब ये एक सेल क्या करती है बेटा, ये करती है डिवीजन थ्रू मियोसिस। ये मियोसिस से डिवाइड होती है। मियोसिस आप सभी को पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसके अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। पर अभी जो मियोसिस हो रहा है उसको मैं थोड़ा सा सेगमेंशियल सेगमेंट में दिखाती हूँ। ये देखो भाई, पहले इस तरीके से 4 सेल आपके पास बन गई, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो 4 सेल बनी है ना, इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट रहेगी, और वो लेयर का नाम होता है आपके पास ये लेयर होती है कैलोज की लेयर। किसकी लेयर है ये, ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं कैलोज की लेयर है ये, जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत वो होती है ये मजबूत अंबुजा सीमेंट का जोड़ है ये, और इसको तोड़ने के लिए आपको जरूरत रहती है कैलेज एंजाइम की। कैलेज एंजाइम की। तो अब तुम सोचो कि कैलोज की लेयर को ब्रेक करने के लिए तुम्हें चाहिएगा कैलेज, ठीक है। तो तुमने किया क्या, स्टार्टिंग से आना कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू तुम्हारे पास थी, है ना, टेपिटम के जस्ट अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या काम करती है, उनमें से एक होगी स्पोरोजिनस मदर सेल या पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या काम करेगी बेटा, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी इन 4 को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। पर इन माइक्रोस्पोर्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट रहती है जिसको हम कहते हैं कैलोज। कैलोज बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर है, ऐसे वैसे टूटने वाली है नहीं। इसके ऊपर इसको तोड़ने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, फिर कैलेज एंजाइम की। तो कैलेज एंजाइम जब आता है तो वो इस कैलोज की लेयर को ब्रेक करता है, और जैसे ही ये लेयर ब्रेक हो जाती है वैसे ही हमको क्या चीज मिलती है बच्चे, वैसे ही हमको यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स मिल जाते हैं। यहां हमको क्या मिल गए, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। अभी तक जो मदर सेल थी वो क्या थी बच्चे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। अब हमको क्या मिल गया है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। याद करो यार, सेल डिवीजन जब पढ़ाया था हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताया था मैंने, है ना। हैप्लॉइड डिप्लॉइड में क्या अंतर है, डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर होता है जाइगोट जो बनता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर हैप्लॉइड क्या होता है, गेमीट्स हैप्लॉइड है ना। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर वो होगा जब पोलन मदर सेल इज डिप्लॉइड, जब वो डिवाइड कर जाएगी तो एक एक सेल जो होगी वो हैप्लॉइड सेल होगी। इसका मतलब यार सोच के देखना, एक पोलन मदर सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना रही है, तो ये दूसरी भी 4 बनाएगी, तीसरी भी 4 बनाएगी, मतलब इनमें से जितनी मदर सेल होंगी वो 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगी। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर। और क्यों जरूरी है ये जरूरी इसीलिए, अभी तुम जब एग का देखोगे ना फॉर्मेशन, वहां तुम देखोगे भाई एक एग बन गया, काम खत्म। ऐसा क्यों हो रहा है, हो इसीलिए रहा है बेटा क्योंकि मेल गेमीट ज्यादा होने चाहिए इन नंबर। क्यों, क्योंकि वो ट्रांसफर करेगा, है ना, वो ट्रांसफर करेगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा।
तो जब वो ट्रांसफर करेगा उसमें ये चीज आ जाएगी ना भाई कि कुछ मेल गैमीट चले गए, कुछ अगर नहीं गए क्या पता सही गए कि नहीं गए, कुछ खराब भी हो जाते हैं, जरूरी तो ना चारों के चारों सही हो, कुछ खराब भी हो जाएंगे, किनको सही तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो वैसे काम करेंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे ही सही हो, बट अकॉर्डिंग टू डार्विन का रूल कि भाई लार्ज अमाउंट में द species should replicate itself, should reproduce itself so that for continuation of species, तो species तब continuation में देखी होगी जब हम ये चीज देखते हैं कि भाई लार्ज अमाउंट में species reproduce कर रही है, अभी तो एक्सटेंड नहीं होगी ना। तो यहाँ पे फ्लावर भी वही चीज अपनाता है। डार्विन ने सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं बोला था, उसने ओवरऑल बोला था, हर स्पीशी के लिए बोला था, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के लिए ये चीज। तो यहाँ क्या आ जाता है बेटा, 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आ जाते हैं एन, और अगर आप बात करते हैं पोलन ग्रेन की तो वो हो जाता है डिप्लॉइड। ठीक, अब 4 हमारे पास हेप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। अब इन माइक्रोस्पोर्स के अंदर भी तो कुछ होगा, एक डाइव और मारे अंदर, चलो इसके अंदर देखते हैं क्या चीज हो सकती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स। चलिए, तो अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये मैंने एक सेल लिया है बेटा, ये वो 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर में से एक हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर है। ठीक है, वहां 4 थे ना, उन 4 में से एक की बात कर रही हूं मैं। इस एक के अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर होगा वैक्यूलराइजेशन, एसिमेट्रिक वैक्यूल फॉर्मेशन। जब इसके अंदर वैक्यूल बन जाएगा, वैक्यूल क्या काम करता है, नरिशमेंट को रखने का काम करेगा। तो जब इसके अंदर वैक्यूल बन जाएगा, हमको ये दिखता है इस तरीके का, अगर मान लो यहाँ वैक्यूल बन गया तो ये हमारी सेल हो गई। ठीक है, अब ये सेल क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और 2 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करेगी, एसिमेट्रिकली डिवाइड करेगी। ठीक है, एसिमेट्रिकली यानी कि कोई इसका इक्वल हाफ नहीं डिवाइड होगा, ये अनइक्वल हाफ में डिवाइड होगी। तो ऐसे याद रख लो, ये अनइक्वल हाफ में डिविजन दिखाएगी, तो डिविजन इन अनइक्वल हाफ्स, तो अनइक्वल डिविजन दिखाएगी। अनइक्वल डिविजन यानी यहाँ पे ये एक सेल है, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा एक सेल का, है ना, तो ये मेरे पास न्यूक्लियस डिवाइड होगा। अब मेरे पास धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये ऐसे एक सेल डिवाइड होगी, तो यहाँ इसका अपना एक वैक्यूल और इस सेल का अपना एक वैक्यूल, और इस सेल का अपना एक वैक्यूल, दोनों का अपने अपने छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। अब एक सेल बड़ी बन गई, एक सेल छोटी बन गई, तो ये जो बड़ी वाली सेल होती है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। और जो कि हमारे पास लार्जर होती है और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, मेन काम इसका रहेगा, इट इज लार्जर एंड इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, पूरे स्पोर्स को खाना देने का। किसको खाना दे रही है ये भी देख लो, ये खाना देती है ये नीचे वाले हिस्से को, इसका नाम होता है जेनरेटिव सेल। तो व्हाट इज दिस, दिस इज जेनरेटिव सेल। वो वेजिटेटिव सेल आ गई, ये जेनरेटिव सेल आ गई। तो जेनरेटिव सेल क्या काम करेगी बेटा, वेजिटेटिव सेल जैसे लार्जर होती है, न्यूट्रिएंट कंटेनिंग होती है, जेनरेटिव सेल के अंदर हमारे पास रहते हैं 2 मेल गेमीट, तो 2 मेल गेमीट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, कंटेन 2 मेल गेमीट। ठीक है, अब 2 मेल गेमीट है, उनको जो खाना चाहिए वो देगा वेजिटेटिव सेल। क्लियर है बात। तो यहाँ पे मेरे पास जेनरेटिव सेल में 2 मेल गेमीट्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिएंट होती है, लार्जर होती है, ये कंपैरेटिव स्मॉलर होती है। क्लियर।
ये कंपैरेटिव स्मॉलर रहती है। अब यार ये जेनरेटिव सेल जो मुझे दिख रही है इसके अंदर भी तो डिवीजन मांगता है? हो सकता है डिवीजन। अब देखो बच्चे, होता क्या है कि कई बार जो सेल होती है ये जेनरेटिव सेल एज इट इज आगे बढ़ जाती है टू सेल स्टेज में। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टू सेल स्टेज। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टू सेल स्टेज। क्योंकि यहाँ भाई साफ सी बात है, यहाँ 2 सेल दिख रहे हैं मैम, तो कुछ अलग चीज नहीं है, टू सेल स्टेज कहलाई जा सकती है। पर कई बार जो माइक्रोस्पोर होता है वो किस तरीके से डिवाइड करता है कि ये जो जेनरेटिव सेल है ना बच्चे, ये ऊपर वाली तो हो गई, और जो नीचे वाली सेल है जेनरेटिव सेल, ये अपने आप में और डिवाइड हो जाती है, तो ये 2 मेल गैमीट बना देती है। जो नॉर्मल डिवीजन चल रहा था वो तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ ये जो जेनरेटिव सेल है यहां पे मेरे को 2 मेल गैमीट, तो 2 मेल गैमीट मिल जाते हैं। और इस टाइम पे इस सेल को हम कहते हैं 3 सेल स्टेज। अरे इसको मेरे को दूसरे कलर से लिखना था। यहां पे कई बार मेरे को 2 मेल गैमीट मिल जाते हैं और इसीलिए हम इसको कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। सुनना एक बार वापस, क्या बोलती हूं मैं कि कई बार पोलन ग्रेन जो है उड़ के चला तो जाता है ना, स्टिग्मा पे चला जाएगा। स्टिग्मा पे जब वो जाएगा उस टाइम पे उसका जो स्टेज रहेगा वो रहेगा 2 सेल स्टेज। ठीक है, तो 2 सेल स्टेज में वो स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, पर उसको फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए 3 सेल स्टेज होना जरूरी है, तो वो वहां पे ही बैठा बैठा वो 3 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो 3 सेल में डिवाइड हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन ऑलरेडी 3 सेल स्टेज में होता है और फिर वो पॉलिनेशन करवाता है, पर फर्टिलाइजेशन के लिए इट इज नेसेसरी द पोलन ग्रेन शुड बी इन 3 सेल स्टेज, उसको होना ही पड़ेगा, वरना फर्टिलाइजेशन 2 सेल स्टेज में कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर है बात? तो फर्टिलाइजेशन के लिए 2 मेल गैमीट का होना जरूरी है। पोलन ग्रेन के अंदर आपके पास 2 मेल गैमीट होते हैं, तो कभी भी ये चीज मत बोलना कि पोलन ग्रेन ही मेल गैमीट है, नहीं होता बेटा। पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन कंटेन्स मेल गैमीट, पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमीट। क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है। सबसे पहले एक हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर, देखो जर्नी तुम सबको आराम से समझ में आ रही होगी। वो क्या रहा था, स्पोरोजेनस टिश्यू हमने बनाए थे, एक मदर सेल बनेगा, कैलोज की फॉर्मेशन होगी, उसके बाहर आउटर मोस्ट लेयर, जैसे ही कैलोज टूटेगा कैलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर आ गए। अब इस एक माइक्रोस्पोर को बता रही हूं मैं, इस एक माइक्रोस्पोर को देखो, यहाँ पे 1 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर वैक्यूल बनाएगा सबसे पहले, फिर अनइक्वली डिवाइड करके एसिमेट्रिक डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन, 2 सेल्स बनाएगा, पहली वेजिटेटिव एंड सेकंड इज जेनरेटिव। वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल में जब वो डिवाइड करेगा उस टाइम पे हम उसको कहेंगे 2 सेल स्टेज। ठीक है, जिसमें से वेजिटेटिव इज लार्जर एंड जेनरेटिव इज स्मॉलर। जेनरेटिव सेल जब डिवाइड कर देगी 2 पार्ट्स में, तो उसको हम कहेंगे 2 मेल गैमीट्स में, उसको हम कहेंगे 3 सेल स्टेज। अभी भी ये ऊपर वाला पोर्शन इज न्यूट्रेटिव, वेजिटेटिव सेल इज ऑलवेज न्यूट्रेटिव, जेनरेटिव सेल कंपोज्ड ऑफ द मेल गैमीट। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? आई होप ये चीज आप सभी के समझ में आई होगी। चलो इसका एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं। एज ईच ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग rise to a microspore tetrad, for each one potential microspore या microspore mother cell जो होती है, the process of formation of microspore from a pollen mother cell is called through meiosis is called microsporogenesis। तो microsporogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें meiosis के थ्रू पोलन मदर सेल डिवाइड होती है into microspores। ठीक है, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड दे आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसको हम बोलेंगे, नाम याद रख लेना बच्चों। ठीक है, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर फॉर्म्स फ्रॉम ईच डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन
अब अंदर तो हमने दिखा दिया पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन के बाहर का जो डिस्कशन होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट। एक स्पोरेंजियम के अंदर बच्चे थाउजेंड्स ऑफ, बहुत सारे, क्योंकि मैंने क्या बताया, एक स्पोर मदर सेल थी जिससे 4 बन रहे थे हमारे पास हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बन सकते हैं ना जब हमारे पास स्पोरोजेनस सेल्स ज्यादा हैं। तो वही चीज बोल रहा है ये। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड एंड आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर, और जैसे ही एंथर बर्स्ट ओपन होता है उस टाइम पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, तो अब इन पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर होगा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसी के साथ हम मेगास्पोरोजेनेसिस को भी थोड़ा सा देखेंगे। ओके एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आज का आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बट काफी लेंदी लेक्चर था, है ना। तो बेसिक्स अगर समझ में आ जाएगा तो बाद का आसान हो जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, घर पे नोट्स बनाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।